जय हिंद दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को बजट आया और उसके अंदर अनाउंस कर दिया गया कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, अगर आपके जॉब या बिजनेस है और उसके साथ में पार्ट टाइम के अंदर या जैसे भी है फुल टाइम के अंदर शेयर मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं और वहां से कुछ कमाई करते हैं तो आपके लिए 12 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। तो क्या लिमिट है, यह डिपेंड करता है अलग अलग इनकम के हिसाब से। तो अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि 12 लाख रुपए वाली लिमिट क्या शेयर मार्केट के ऊपर करने वाले काम जो भी इनकम होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। तो देर ना करते हुए शेयर मार्केट की इनकम पर अब जो बजट आया है 12 लाख वाला, उसके बाद में कितनी इनकम के बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा जान लेते हैं। टैक्स लगेगा आपको कब, कितना और कितनी अमाउंट के बाद अगर आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि बजट के अंदर कुछ नए ड्रास्टिकली चेंज आ गए थे। आपने सुना भी होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तब आपके रूल थोड़े से अलग होते हैं। तो देर ना करते हुए बजट के बाद में शेयर मार्केट पर लगने वाले टैक्स के रूल को जान लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था, जो बजट होता है 25-26 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। अभी 31/3/2025 को जो साल खत्म होगा उसके बाद में आप अप्रैल से ही अपनी रिटर्न भरनी स्टार्ट कर देंगे। अप्रैल 25 से लेकर के जुलाई 2025 तक जो भी अपनी रिटर्न भरेंगे ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 24-25। ये इससे पिछला साल होगा, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 होगा, जो कि बजट के अंदर चेंज हुए हैं, क्योंकि बजट उस साल के लिए आता है जब आपका साल पूरा खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1/4/25 से लेकर के 31/3/26 तक का आपका ये बजट आया है। जब ये साल खत्म हो जाएगा 31/3/26 के बाद में जब अपनी आईटीआर भरेंगे उस साल के लिए जो टैक्स के रूल है ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट के अंदर आप दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगाया और उसको भूल गए या कुछ टाइम बाद आपने उसको निकाला। एक ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग के अंदर आप एक बिजनेस टाइप से करते हैं। यहाँ पे डेली भी हो सकता है या किसी तरह का अलग थोड़ा सा आगे बढ़ के भी एक दिन से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप 3 तरह से कमाई कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कोई भी शेयर आपने आज लिया और उसकी आपने डिलीवरी ले ली, जिसको कि डिलीवरी भी बोलते हैं, डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं, कैश के अंदर आपने लिया ये भी बोलते हैं। तो अगर आपने एक दिन से तो ज्यादा उसको रख लिया और 12 महीने से ज्यादा आपने उसको रखा शेयर को, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इससे जो भी कमाई होगी, चाहे आपका प्रॉफिट हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, चाहे आपका लॉस हो तो लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हो जाने वाला है। कोई भी शेयर एक दिन से तो आपने ज्यादा रख लिया लेकिन 12 महीने से पहले ही उसको बेच दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। इसके रूल जो टैक्स के अलग होते हैं। अगर आपने शेयर कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में लेके रखा और उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया, मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर किसी कंपनी के थे, कंपनी कहती है 5 रुपए के हिसाब से हम आपको डिविडेंड देंगे, तो ये 5000 रुपए आप यहाँ पे कमा सकते हैं। इसके टैक्स के रूल अलग होते हैं। अब ट्रेडिंग की बात करें, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो इंट्राडे, जैसे कि सेम डे ही आज शेयर खरीदा और आज ही बेचा, वो हो जाएगा इंट्राडे। फ्यूचर्स खरीदे, ऑप्शंस खरीदे या आप हेजिंग करते हैं, इन सभी को बिजनेस की इनकम मानी जाती है। इनके लिए टैक्स के रूल अलग होने वाले हैं। अब टैक्स की रूल की बात करें, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऐसा कोई भी शेयर एक दिन से ज्यादा रखा और 12 महीने से पहले आपने इसको बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली आप जब भी पूरा साल खत्म होगा तो आपका जो भी ब्रोकर होता है, जैसे एंजल वन है, 5 पैसा है, जीरोदा है, जो भी ब्रोकर है, उसकी एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट निकलती है जिसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टैक्स P&L या इस तरह का आप उसको बोल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितने रुपए की आपने सेल की और जितने रुपए की खरीदी, पूरे साल का कंसोलिडेट भी आप यहां पे दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए एक साल के अंदर आपने 10 लाख रुपए के शेयर तो बेच दिए और उन शेयरों को 9 लाख रुपए में खरीदा था, तो आप साल के अंदर लास्ट में मोटा मोटी 1 लाख रुपए आपने कमाया, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अब जो भी अमाउंट निकलेगा इसके ऊपर आपको सीधा ही 20% टैक्स दे देना है। 20% टैक्स के बाद में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी दे देना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 लाख के शेयर बेचे, 9 लाख रुपए के खरीदे, तो आपको क्या हुआ, 1 लाख रुपए का आपको यहां पे प्रॉफिट हो गया। इसके ऊपर 20% जो टैक्स बनेगा वो आपका 20,000 रुपए बन जाने वाला है। लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए से आपका पीछा नहीं छूटेगा, इसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 800 रुपए बनता है वो देना पड़ेगा। टोटल टैक्स आपका बन जाएगा 20,800। अगर आपका टैक्स बनता है 10,000 रुपए से ज्यादा और आपने
एडवांस के अंदर नहीं भरा तो ITR भरते समय आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दें। तो ये होगी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब 87A की एक रिबेट आती है, वो बोलती है कि अगर आपको एक लिमिट से कम इनकम है तो आपको कुछ रुपए की छूट दे देंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी रिबेट वगैरह नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 की छूट आपको मिल जाने वाली है। लेकिन क्या सर मैंने 1 लाख रुपए ही कमाई करी है, क्या मुझे इस पे सच में टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि ITR भरने की लिमिट होती है उसके बाद ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी इनकम चल जाती है, आपको पता होगा 2 टैक्स रिजीम है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड में 2.5 लाख रुपए के बाद देना है और न्यू के अंदर आपको पता होगा 4 लाख रुपए से आपका जो लिमिट है स्टार्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल फिर देता हूं, 13 लाख रुपए के शेयर आपने बेचे और उसको 10 लाख रुपए में खरीदे थे तो आपको यहां पे 3 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो आपका ये न्यू में जाते हो तो 4 लाख से कम है, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगर आप ओल्ड में जाते हो तो 2.5 लाख से ज़्यादा है, उसके फर्क वाला जो उसका एक्स्ट्रा फर्क था 50,000 रुपए, इसके ऊपर ही आपको देना है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको 87A की रिबेट 12,500 की मिल जाने वाली है क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से कम है। एक और एग्जांपल मैं दे दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लीजिए आपका 6 लाख रुपए आया है। अब 6 लाख रुपए अगर आप यहां जाते हो तो 2.5 तक छूट मिलेगी और यहां जाते हो तो 4 तक मिलेगी। अगर आप न्यू में जाते हो 4 की छूट आपको मिल गई, 2 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा जो कि 20% है, ये हो जाएगा 40,000 रुपए। इसके बाद आपको 4% एडिशनल देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स देना है। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है, पेंशन की इनकम आती है, रेंट की इनकम आती है, बिजनेस की इनकम आती है, ये प्लस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलाने के बाद 4 लाख से ऊपर चले जाते हैं तभी आपको टैक्स देना है, अदरवाइज कोई टैक्स आपको नहीं देना है। और आपको टैक्स देना है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। मान लीजिए 10 लाख रुपए के आपने शेयर बेचे लेकिन आपने खरीदे वो 13 लाख रुपए के थे तो आपको क्या हो गया, माइनस में 3 लाख रुपए आ गया। तो आपको यहां पे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। और एक प्रॉफिट इस लॉस होने का एक और जो एडवांटेज गवर्नमेंट देती है, अगर आपको लॉस हो गया है तो आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भर देंगे तो क्या होगा, आगे के सालों के अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 8 सालों तक तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 लाख रुपए आपका लॉस हो गया। अब अगली बार क्या हुआ दोस्तों, 7 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया तो सरकार कहती है पहले ये 3 लाख रुपए आप अपना फायदा जो पहले नुकसान हुआ था उसको एडजस्ट कर लो, बाकी आपका बचा 4 लाख तक आपको टैक्स देना है 0, क्योंकि बाकी और कोई इनकम आपकी नहीं है। तो इस केस में आपको ITR जरूर भरनी है और ITR 2 का फॉर्म भरना है अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम कमाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब जो दूसरी इनकम आप कमा सकते हैं वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत ज्यादा धैर्य, पेशेंस आपको यहां पे रखने पड़ते हैं। अब यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मैंने बताया, जितने का सेल किया और जितने का परचेज किया उनका जो फर्क होगा ये आपका 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर 4% और आपका लग जाएगा। लेकिन पहला 1.25 लाख रुपए आपका माफ है। हालांकि ये पहले तो सारा का सारा ही माफ होता था, अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता था। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई भी शेयर लिए, उसको आपने 5,25,000 रुपए, मान लीजिए 15,25,000 रुपए में आपने उसको बेचे और आपने लिए कब थे, 10 लाख रुपए के लिए थे। 1 साल बाद आपने उसको बेचे तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 5,25,000 रुपए। ये सर गवर्नमेंट कहती है पहला 1,25,000 रुपए आपको हम टैक्स नहीं लेंगे या आपको माफ कर देंगे, बाकी बचा आपका 4 लाख रुपए। अगर बाकी सारी इनकम मिलाकर के आपकी 4 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स नहीं लेंगे, आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो 12.5% के हिसाब से टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट लेनी है तो सारी की सारी इनकम को यहां पे आपको ऐड करना है। इससे ऊपर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म को मिला करके फिर आपकी 1.25 लाख से ज्यादा चली जाती है तब आपको 12.5% टैक्स देना है, नहीं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी अगर प्रॉफिट होता है तभी आपको टैक्स देना है। अगर आपको लॉस हो गया तो आपको टैक्स भी नहीं देना है। और अगर आप ITR टाइम से भर देते हैं तो अगले 8 सालों में अगर पहले कोई भी प्रॉफिट होगा तो पहले इस लॉस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको टैक्स लिया जाएगा। ITR 2 का फॉर्म आपको भरना सुनिश्चित करना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इस तरह से आपको 12.5% टैक्स पहले 1.25 लाख के बाद, उसके बाद 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बाद आपको देना होता है। डिविडेंड आपको मैंने बताया बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। अगर आपके पास 1 रुपए पर शेयर का भी डिविडेंड आया और 10,000 शेयर किसी कंपनी के थे तो 10,000 रुपए आपको इनकम मिल जाने वाली है। अब ये डिविडेंड पहले 5,000 के बाद TDS काटा जाता था 10%, इसको भी 10,000 इस बजट में कर दिया है। अगर आपने शेयर होल्ड किए, कंपनी ने डिविडेंड दिया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म पे 12.5, शॉर्ट टर्म पर 20, इस हिसाब से टैक्स आपको नहीं देना है। ये आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। अगर डिविडेंड की इनकम, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है, 5 तरह की इनकम होती है, और ये वाली इनकम या बाकी कोई भी नॉर्मल सैलरी बिजनेस की इनकम 12 लाख रुपए तक आ जाती है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, तो आपका जो डिविडेंड है वो 0 टैक्स फ्री हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपकी ये डिविडेंड की इनकम और बाकी इनकम मिलाकर के 24 लाख से ज्यादा चली जाती है, तो इस डिविडेंड पे 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके टैक्स स्लैब पे, टैक्स रिजाइम पे। टैक्स स्लैब कैसे काम करता है आप ये देख सकते हैं। 4 लाख रुपए तक तो 0 टैक्स देना है, 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। मतलब जो डिविडेंड की इनकम है उस पे आपकी जितनी इनकम जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब डिविडेंड के बाद हम बात कर लेते हैं इंट्राडे। दोस्तों इंट्राडे काफी खतरनाक चीज होती है, नॉलेज और टेक्निकल चीजों के बिना इसको नहीं करना चाहिए। परचेज और सेल आपने सेम डे कर दिया, मतलब आज खरीदा और आज ही उसको बेच दिया, तो ये इंट्राडे हो जाएगा। सेल या पहले परचेज करके सेल कर दो या पहले सेल करके परचेज कर दो, मतलब आपने डिलीवरी नहीं ली, आपने डीमैट अकाउंट में इसको नहीं लिया, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम कहलाती है। और बिजनेस के अंदर भी स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाती है, नॉर्मल भाषा में बोलें तो ये आपकी सट्टे की इनकम कहलाती है। दोस्तों इसके ऊपर जो टैक्स के रेट है वो बिजनेस स्लैब रेट के हिसाब से लगते हैं। जो इंट्राडे है ये आपका स्लैब लगेगा। स्लैब मैंने आपको बता दिया, 4 लाख रुपए से लेकर के 24 लाख रुपए तक के स्लैब होते हैं। अगर आपकी सिर्फ इंट्राडे की इनकम है और वो 12 लाख रुपए तक भी आ जाती है, और इंट्राडे की इनकम के लिए आपको पता क्या होगा, इस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे किए वो भी आप घटा सकते हैं। मान लीजिए आपने इंट्राडे से 20 लाख रुपए की कमाई कर ली और आप कहते हो मुझे 8 लाख रुपए का ब्रोकरेज खर्चा, इंटरनेट ये वगैरह का खर्चा हो गया, तो मेरी इनकम तो 12 लाख ही हुई, तो इस 12 लाख पर आपको टैक्स देना है 0। क्यों देना है? क्योंकि अगर आपका 12 लाख से जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है, 87A बोलता है कि आपको 60,000 रुपए की टैक्स की छूट हम मिल जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा चली गई, या पिछली बार आप 44AD सेक्शन में ITR 4 भर के आए थे, तो या तो इस बार ITR 4 भरें, उसके अंदर सेल का 6% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा टर्नओवर का, नहीं तो आपको दोस्तों अपनी ऑडिट करवानी पड़ सकती है। तो इस चीज का ध्यान दें। और टर्नओवर जो है आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। आप टर्नओवर क्या करेंगे, जितने रुपए का आपने ये सेल कर दिया उतने रुपए की टर्नओवर नहीं होती है, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों को जोड़ करके ही आपकी टर्नओवर निकलती है, ऑडिट हो सकती है। ITR 3 भरना सुनिश्चित करें। जितने भी खर्चे आपने इस इनकम को कमाने के लिए किए थे उसको आप अपनी ITR में क्लेम कर सकते हैं। अगर इंट्राडे के अंदर लॉस हो गया है तो दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉफिट आपसे, कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन इंट्राडे का जो अगले सालों में आपने एडजस्ट करना है ये 8 की जगह 4 साल में ही होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की इनकम से ही होगा, बाकी किसी इनकम से आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे कि F&O बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है। आज की तारीख में AIS और TIS के जो 2 फॉर्म हैं वहां पर इसके ट्रांजैक्शन शो नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि पैन कार्ड आपने ब्रोकर को दिया हुआ है, ब्रोकर को 1 मिनट लगता है, वो सारा का सारा डेटा इनकम टैक्स से शेयर कर देगा। परचेज और सेल की आपने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कोई फ्यूचर खरीदा तो ये बिजनेस की इनकम है, नॉर्मल बिजनेस है। जैसे आपने मोहल्ले के अंदर किराना की शॉप कर रखी है, आप किसी भी तरह का आइटम बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो वो जो बिजनेस होता है वही फ्यूचर एंड ऑप्शन का बिजनेस होता है। तभी सैलरी पर्सन वालों को यहाँ पे मना किया जाता है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम पर आपको पता होगा नेट प्रॉफिट होता है। जो भी आपने कमाई करी इसके अंदर से जो आपने खर्चे घटाने थे वो घटा करके जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई और इनकम नहीं है, F&O की इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। ITR 3 का फॉर्म आपको यहां पे भरना पड़ेगा। आपको टर्नओवर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टर्नओवर होती है प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का टोटल, ताकि आपकी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। ITR 3 का फॉर्म 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो ऑडिट भरनी पड़ेगी। पिछली बार आपने ITR 4 भर के सेक्शन 44AD का बेनिफिट लिया था, तो इस साल या तो 44AD में जाएं या आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी आपको काफी सारी चीजें पता लग गई होंगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो जाता है बहुत सारे लोगों को लॉस, बहुत सारे नहीं 90% तो ये डाटा खुद बोलता है, लेकिन मैं मान के चलता हूं 98-99% लोगों को F&O के अंदर लॉस हो जाता है। तो
अगर आपको लॉस हो गया है तो सबसे पहले तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है और इसको बाकी की इनकम से सेट ऑफ भी कर सकते हो, सैलरी को छोड़ करके। मान लीजिए F&O में आपका 10 लाख का लॉस हुआ है और 22 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको किसी और हेड में हो गया है, तो सरकार कहती है 22 में से पहले 10 घटा लो, 12 बचे और 12 पे तो टैक्स हम आपका वैसे ही जीरो लेने वाले हैं। और इस साल नहीं हो पाता है तो अगले 8 सालों तक किसी भी बिजनेस से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें, प्रॉफिट है तो टैक्स देना है, लॉस है तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगले 8 सालों में किसी भी बिजनेस से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब आपने अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भर दी है। तो अब आपको एक करक्स के अंदर मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी सारी की सारी इनकम मिलाकर के 4 लाख रुपए से कम है, मैंने आपको 5 हेड बताए थे, सैलरी, पेंशन, बिजनेस, रेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारी इनकम मिलाकर के 4 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स देना है। एक बार आप अपनी कैलकुलेट कर लें टर्नओवर, एक बार आप अपना AIS TS जरूर चेक कर लें और ये बेटर रहेगा कि ITR जरूर भर दें, क्योंकि आपकी इनकम 4 लाख से कम है, आपका टैक्स तो हो जाएगा जीरो, लेकिन आपको एडवाइस ये दी जाएगी कि आप अपनी ITR जरूर भर दें, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिमाइंडर ना भेजे, आपको बार बार मैसेज ना भेजे, आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस वगैरह ना आए, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना आपने कितनी कमाई करी है। और ब्रोकर जब अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन देता है तो उसको अपना नेट प्रॉफिट या इस तरह का नेट गेन भी देना चाहिए कि इनको इतना लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में हुआ है, ताकि उनको झंझट ही ना रहे, सारा का सारा काम ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इस तरह से 4 लाख रुपए तक की इनकम आपकी माफ हो जाएगी। अगर सारी की सारी इनकम मिलाकर के आपकी 12 लाख से ज्यादा चली गई है तो दोस्तों पहला 4 लाख तो आपका माफ हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20%, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका फिर से 1.25 लाख माफ हो जाएगा। उसके बाद 12.5%, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, डिविडेंड, हैजिंग, इन सब पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 ऐसे टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। और वहीं पर अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से तो ज्यादा है लेकिन 12 लाख रुपए से कम है तो आपको 4 लाख की तो छूट मिलेगी ही मिलेगी। और जो स्पेशल इनकम है शॉर्ट टर्म पर 20% ही देना पड़ेगा जो 4 लाख के बाद वाली है, लॉन्ग टर्म पर 12.5 देना पड़ेगा 1.25 लाख घटाने के बाद और 4 लाख के बाद। उसके बाद इंट्राडे, F&O, इन सब की इनकम अगर आपकी 12 लाख से कम हो जाती है तो जितना भी टैक्स इसमें बनेगा इसमें 60,000 रुपए तक 87A बोलता है आपको छूट हम दे देंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है लेकिन आप इस चीज को मान के चलें, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो 87A की रिबेट आपको नॉर्मल इनकम में मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ये नॉर्मल नहीं है, F&O, इंट्राडे आपकी नॉर्मल है। तो इस तरह से दोस्तों ये स्लैब रेट मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे 4 का पाड़ा है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और यहाँ पे 5 का पाड़ा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इस हिसाब से आपको टैक्स देना चाहिए। आपको मैं बोलता हूं जब भी आपने लॉस कर लिया है तो आप एक पैनिक में मत होइए। ये जो लॉस आपके पास पैसा आया था, ये पैसा आपने कहां से लिया था? मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स से लिया था, आपने बैंक से लोन लिया था, किसी भी अड़ोस पड़ोस से लिया था, ये आपकी खुद की कैपिटल थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका रिकॉर्ड रखें, पैसा कहां से आया, कहां गया। साल में एक बार तो कम से कम, जैसे ही 31 मार्च 2025 को आपका साल खत्म हो जाएगा, अप्रैल और मई के बाद में जून जुलाई में एक बार आप AIS, TIS और 26S फॉर्म जरूर चेक कर लें। आप अपनी ITR जरूर भर दें, चाहे आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो भी आपको ये एडवाइस करेंगे आप अपनी ITR जरूर भरें। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस ना करें, जो टैक्स बनता है वो भर दें। किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें ताकि इन फ्यूचर में आपको चैन की नींद अगर आप सो पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ITR 2 भरनी है, 3 भरनी है, ये हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं हर साल। जैसे ही ITR स्टार्ट हो जाती है तो सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा शेयर करते हैं, कमाई करते हैं, नहीं करते हैं वो बाद की बात है, लेकिन उनको इनके रूल पता होने बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video. जय हिंद, जय भारत।